हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सुरक्षित हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग कभी भी किसी सेंटेंस को लिखते समय या लिखते हैं तो उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जब कभी भी हम लोग यूज करते हैं उसमें कुछ बात है जिसको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, वरना गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बात बताई थी, तो आज के वीडियो में कुछ और बात रह गई है। 2-3 पॉइंट है ऐसे जिनको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छे और शुद्ध इंग्लिश को लिखने के लिए जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसका ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है कि किस स्थिति में मॉडल ऑक्सिलरी को हम लोग एक साथ यूज करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए, आज अभी हम लोग बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया था। वो एक पॉइंट अभी भी आपके सामने ये तैयार है अपना परिचय देने के लिए। इस पॉइंट के अनुसार कहने का मतलब ये पॉइंट कर रहा है कि टू मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज्ड वन बाय वन इन ए सेंटेंस बट यूजिंग ए कंजंक्शन बिटवीन बोथ ऑफ द मॉडल्स। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी एक सेंटेंस में दो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब को एक साथ यूज नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी के बीच में एक कंजंक्शन डाल करके हम इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ सेंटेंस है इस प्रकार से। एक सेंटेंस है सुधा शुड। ये देखिए, शुड यहाँ पे एक ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। सुधा शुड हेल्प यू। सुधा को आपकी मदद करनी चाहिए। दूसरा है, एक और सेंटेंस मैंने लिया है जिसमें एक सिंगल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। एक और सेंटेंस लिया हूँ आपके सामने जिसमें एक ही मॉडल ऑक्सिलरी है। जैसे देखिए, सुधा मस्ट हेल्प यू। चलिए, ये भी एक मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, ठीक है। और जब कभी किसी सेंटेंस में दो मॉडल ऑक्सिलरी को एक साथ यूज करने की आवश्यकता पड़े तो उस स्थिति में दोनों मॉडल ऑक्सिलरी के बीच में एक कंजंक्शन रख करके हम लोग यूज करेंगे। जैसे आपका तीसरा सेंटेंस देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है सुधा शुड एंड मस्ट। ये जो एंड है ये कंजंक्शन है। ये एंड क्या है? कंजंक्शन है। सुधा शुड एंड मस्ट हेल्प यू। देखें, मतलब क्या, दो ऑक्सिलरी, दो जब कभी भी किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक, मतलब एक से अधिक मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे तब ये ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी जो है ना वो कंजंक्शन से डिवाइड हो। मतलब क्या, दोनों के बीच में कोई न कोई कंजंक्शन अवश्य रहना चाहिए, वरना गलती होने का जो चांस होता है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसका अगला एक और पॉइंट है, अब हम लोग इस पे बात करते हैं। चलिए, अब ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते समय और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, एक पॉइंट में और आपके सामने पेश किया हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ साथ कभी ये मॉडल ऑक्सिलरी भी एक प्रकार का वर्ब ही है ना, इसीलिए है ना एक और टॉपिक आपके सामने पॉइंट्स ये बना के लिखा हूँ। जनरली V1 इज यूज आफ्टर प्रीपोजिशन टू एंड V4 इज यूज आफ्टर प्रीपोजिशन ऑन, एट, इन, आफ्टर, बिफोर, ऑफ, फ्रॉम, विदाउट, etc इन ए सेंटेंस। कहने का मतलब हो गया कि जब किसी सेंटेंस में है ना हम लोगों को वर्ब का यूज करना होता है तो जब है ना जब किसी स्थिति में हम लोग को प्रीपोजिशन टी और टू एक प्रीपोजिशन है ना, जब कभी भी हम लोग ये प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं तो इस टू के तुरंत बाद V1 का यूज होता है। किसका यूज होता है? V1 का यूज होता है। और बाकी का जो प्रीपोजिशन है ना, जैसे आपका हो गया ऑन, एट, इन, आफ्टर, बिफोर, ऑफ, फ्रॉम, विदाउट, etc, इसके बाद
जो आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा V4 के रूप में यूज करते हैं। किस रूप में यूज करते हैं? V4 के रूप में यूज करते हैं। फिर से इसको दोहरा के एक सीधा और आसान शब्द में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस में, है ना, ऐसे सामान्य तौर पर मतलब प्रीपोजिशन टू, TO2, टू के तुरंत बाद V1 का यूज करते हैं, और बाकी का जो प्रीपोजिशन है जैसे ऑन है, एट है, इन है, आफ्टर, बिफोर, ऑफ, फ्रॉम, विदाउट, etc के बाद V4 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? V4 का। चलिए, तो मैं इसके लिए, इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल पेश किया हूँ, कुछ सेंटेंस लिखा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस है, राम इज गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम। राम कहाँ जा रहा है? परीक्षा में अपीयर होने जा रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, टू, जैसे ही टू यहाँ पे आया तो ये अपीयर, ये हो गया V1। क्या हो गया? ये V1 हो गया। जैसे है ही वांट्स टू गो, ये टू, ये प्रीपोजिशन है। इसके बाद ये जो वर्ब आया है, देखिए ये V1 हो गया। क्या हो गया? V1 हो गया। राम वांट्स टू गो टू मार्केट, राम बाजार जाना चाहता है। एक तीसरा सेंटेंस, ये इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम, ये फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है। ये फ्रॉम क्या है? एक प्रीपोजिशन है। देखिए, ये जो जहां टू का यूज हुआ वहां V1 का यूज किया, है ना। अब ये एक प्रीपोजिशन और आ गया है फ्रॉम। इसके बाद देखिए इंटरिंग, है ना, कह रहा है इंटरिंग, मतलब ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरिंग द रूम, मतलब उसको रूम में प्रवेश से मना किया गया है। प्रवेश से मना किया गया, मतलब उसको रूम में जाने का परमिशन नहीं था। तो इस हिसाब से ये जो वर्ब जो है, ये जो फ्रॉम जो है, ये आपका FROM, फ्रॉम, ये अभी प्रीपोजिशन है, और इसके बाद जो वर्ब का यूज किया गया है वो V4 में है। किस रूप में है? ये भी एक वर्ब है, ये V4 में। डेट मीन्स ING लगा करके हम लोग वर्ब में ING लगा के यूज करते हैं। ठीक इसी तरह से इसको फिर से पढ़ देते हैं। करें ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरिंग द रूम, अर्थात जब प्रीपोजिशन टू के अलावा जो प्रीपोजिशन जो यूज होता है उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा V4 में यूज होता है। किस रूप में यूज होता है? V4 में यूज होता है ना। एक सेंटेंस और है, कह रहा कि द टीचर इज ट्राइड ऑफ वर्किंग हार्ड। टीचर जो है ना, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है, इनके वजह वो थक गया। क्योंकि टीचर भी तो एक मन, आपके तरह मेरे तरह एक मनुष्य है ना, वो एक रोबोट नहीं ना है। कोई भी मनुष्य है जब बहुत ज्यादा काम करता है तो उसे थकान तो महसूस होती ही है। ठीक है, कह द टीचर इज ट्राइड ऑफ वर्किंग हार्ड। टीचर इज, है ना, ये ट्राइड ऑफ वर्किंग हार्ड। कहने का मतलब हुआ टीचर जो है ना, टीचर को जब हार्ड वर्क करना पड़ा है इस वजह से वो थक चुके हैं। देखिए यहाँ ऑफ एक प्रीपोजिशन आया, ये प्रीपोजिशन क्या है? ये ऑफ है। ऑफ के बाद यहाँ पे एक वर्ब आया है, ये किस रूप में है? ये V4 में है। समझ रहे हैं? इसीलिए ये चीज ध्यान में रखना पड़ता है, जब कभी प्रीपोजिशन टू आए तो उसके लिए V1, उसके बाद जो आने वाला वर्ब उसको हमेशा V1 में रखेंगे, और इसके अलावा टू के अलावा बाकी जो भी प्रीपोजिशन आएगा, जैसे ऑन है, एट है, इन, आफ्टर, बिफोर, ऑफ, फ्रॉम, विदाउट, etc के बाद जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा V4 में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? V4 में होना चाहिए। किंतु इसके साथ एक कंडीशन और आता है, चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। चलिए, अब इतनी सारी बात जानने के बाद एक और चीज है ना, जो मैंने पिछले जो ये पॉइंट में ये आपको बताया था कि जब कभी भी प्रीपोजिशन टू का यूज होता है उनके तुरंत बाद V1 का यूज होता है, और बाकी जो प्रीपोजिशन यूज होता है उसके तुरंत बाद V4 का यूज होता है, मतलब वर्ब ING का यूज होता है। परंतु कुछ कुछ स्थिति में, है ना, टू के बाद जो प्रीपोजिशन जो टू है, TO2,
टू, ये जो टी और टू है, इस टू के तुरंत बाद V4 का यूज किया जाता है कुछ कुछ परिस्थिति में। जैसे उसको मैं नोट करके आपको बता दिया हूँ, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नोट है, कह रहा है कि V4 इज यूज आफ्टर फ्रेजेस, है ना, फ्रेजेस एडिक्टेड टू, accustomed to, look forward to, a verb to be, a plus used to। कहने का मतलब हुआ है ना कि कभी कभी, है ना, कुछ आपात स्थिति में, है ना, कि कुछ कुछ जब फ्रेजल वर्ब होता है जहाँ पे, तो जब उस स्थिति में एडिक्टेड टू, इस तरह से फ्रेज का यूज होता है, एडिक्टेड टू, है ना। एडिक्टेड मतलब होता है किसी चीज का आदी हो जाना, अभ्यस्त हो जाना, मतलब उनके बिना आपको नींद नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे एडिक्टेड टू हो गया, इसके बाद एकस्टम्ड टू, इनका भी मतलब होता है अभ्यस्त हो जाना। मतलब क्या, किसी भी आदत का जो गुलाम हो जाता है लोग, है ना, उसको कहते हैं। जैसे जो शराबी होता है ना, जो वाइन को जो एकदम ग्रहण करता है, उसको लेता है, कहने का मतलब उनके बिना उसको नींद नहीं आएगा, है ना। बहुत लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, जो बिल्कुल गलत आदत है। कहने का मतलब इस स्थिति में मैंने आपको समझाया, एग्जाम्पल तौर पे बताया कि जब उस कभी कभी जो फ्रेज, जो किसी सेंटेंस में, है ना, जो फ्रेजल वर्ब के रूप में, जैसे एडिक्टेड टू हो गया, एडिक्टेड टू मतलब हो गया कि अभ्यस्त हो जाना। एक कस्टम्ड टू, इसका भी मतलब वही होता है कि उसकी किसी चीज की आदी हो जाना, ठीक है। उसके बाद है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मतलब है किसी की, है ना, किसी की राह देखना, किसी की राह देखना। उसके बाद है वर्ब टू बी प्लस यूज टू, मतलब वर्ब टू बी के साथ जो यूज टू होता है ना, उनके साथ, है ना, V4 का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? V4 का यूज किया जाता है। तो इस चीज को समझाने के लिए, है ना, उस चीज को समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखा हूं। जरा देखिए इस सेंटेंस का पहला जो सेंटेंस है ना, पहला सेंटेंस है राजेश इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, है ना। राजेश जो है ना वो पीने के आदी हो चुका है। तो ये एडिक्टेड टू, ये फ्रेजल वर्ब हो गया, देखिए टू, इसके बाद ये V4 आ गया। ये जो वर्ब है ये क्या है, ये V4 है ना। इसीलिए कहता है कि कभी कभी, है ना, कुछ आपात स्थिति में जब ये कुछ जब फ्रेजल वर्ब जैसे एडिक्टेड टू आ जाए, उसके बाद एकस्टम्ड टू आ जाए, उसके बाद लुक फॉरवर्ड टू, उसके बाद ये वर्ब टू बी प्लस यूज टू आ जाए, तो इस स्थिति में हम लोग टू के बाद भी हम लोग V4 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? V4 का यूज करेंगे। जैसे देखिए दूसरा सेंटेंस है सोहन इज एकस्टम्ड टू स्मोकिंग। सोहन जो है ना, वो सोहन स्मोकिंग के आदी हो चुका है, उनका अभ्यस्त हो चुका है, उनके बिना उसको नींद नहीं आती है, कोई काम में मन नहीं लगता है। इस स्थिति में ये V4 का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? V4 का यूज किया जाता है। उसके बाद है ये तीसरा सेंटेंस, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग माई हेल्प। कहने का मतलब हुआ लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इस स्थिति में देखिए कह रहा है कि ये जो है ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग माई हेल्प। ये देखिए तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसके बाद जो वर्ब जो आया है ये देखिए ये V4 में आता है गेटिंग। कहने का मतलब वह मेरी मदद का राह देख रहा था, मतलब मेरी मदद के लिए वह राह देख रहा था। इस स्थिति में ये जो वर्ब टू के बाद भी हम लोग V4 का यूज करते हैं। ये तो खैर नोट की बात है। चलिए इसके बाद है कह रहा है कि राम यूज टू वॉकिंग इन द इवनिंग। राम, है ना, वो शाम में टहला करता है ना। तो यूज टू मैंने बताया ना, ये यूज टू है ना, ये यूज टू है ना। जब इस स्थिति में जब ये वर्ब यूज टू का यूज होगा तो उस स्थिति में जो आने वाला जो उसका भाग जो वर्ब होता है वो V4 में आता है। जैसे राम यूज टू वॉकिंग, दैट मीन्स V4 हो गया, वॉकिंग इन द इवनिंग। ठीक है।
तब तक के लिए धन्यवाद। और जो नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग और मॉडल ऑक्सिलरी है रियल में, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे किस स्थिति में कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को इनसे भी सरल भाषा में इंग्लिश ग्रामर आप लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक्स।